हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का करंट अफेयर करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो 21 जून का करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो उसमें पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो सोमालिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो साथियों बने हैं हमज़ा अब्दी बरे। तो हमज़ा अब्दी बरे जी बने हैं और इसका विकल्प जो सही होगा वो बी सही होगा, यही है हमज़ा अब्दी बरे। तो आइए इस क्वेश्चन का जो डिटेल है उसके बारे में जानते हैं साथियों। तो जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमज़ा अब्दी बरे सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं और हमज़ा अब्दी बरे जो हैं वो मोहम्मद हुसैन रोबल का स्थान लेंगे। तो इसके पहले कौन थे? मोहम्मद हुसैन रोबल जी थे। तो सोमालिया के बारे में बात हुई है, तो आइए सोमालिया के बारे में जानकारी कर लेते हैं साथियों। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और सोमालिया की जो राजधानी है वो मोगादिशु है और सोमालिया की जो करेंसी है वो सोमाली शिलिंग है और सोमालिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो हैं हसन शेख महमूद जी हैं। तो इस तरीके से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। और चलिए कुछ टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की बात करें तो वो है नंबर 1 स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट ग्लोब और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हैं और कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं अली खान इस्माइलोव हैं और फ्रांस की जो नई महिला प्रधानमंत्री बनी हैं एलिजाबेथ बोर्न हैं और हंगरी के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो विक्टर ओबर्न हैं। तो इस तरीके से ये पांचों जो है इसका रिवीजन क्वेश्चन है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत जो जिस स्थान पर रहा है वह स्थान है 135वां, यानी कि यहाँ पर विकल्प आपका ए सही होगा साथियों। और कौन सा कितना है, कौन सा स्थान है? तो 135वां स्थान है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं साथियों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर साथियों, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार भारत 163 देशों में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूचकांक में भारत को शांति के मामले में निम्न वर्ग में रखा गया है। शांति के मामले में भारत क्या है? निम्न वर्ग में है। ये इसका पहला पॉइंट है साथियों। आइए चलते हैं इसके अन्य पॉइंटों के बारे में जानते हैं। इस सूचकांक में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यीकरण की डिग्री सहित 23 मापदंडों के आधार पर सभी देशों का मूल्यांकन किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। तो सूचकांक में सिर्फ 3 देश निम्न है, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड। और जारीकर्ता कौन है? तो न्यूयॉर्क और अमेरिका है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये जो पहला राज्य बना है वो है साथियों गुजरात। तो गुजरात ने ही बालिका पंचायत की शुरुआत की है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं साथियों। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली बालिका पंचायत का आयोजन गुजरात के कच्छ जिले के कई गांवों में किया गया है। बालिका पंचायत का प्रबंधन 11 से 21 आयु वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना तथा बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करना है। तो इस प्रकार से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं साथियों। और अगर पिछले टॉप 5 गुजरात राज्य से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन किया जाए, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो गुजरात में ही किया गया है, सूरत में स्टील रोड बनाया गया है साथियों। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जामनगर गुजरात में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत में अपना
पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो गुजरात में खोला जाएगा साथियों, गुजरात में। अगला पॉइंट है साथियों, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है? तो गुजरात में लगी है। भारत की पहली डिजिटल न्यायिक घड़ी है ये, तो जो पहली डिजिटल न्यायिक घड़ी है वो गुजरात में लगी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने साथियों, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो नए अध्यक्ष बने हैं साथियों वो हैं प्रमोद के मित्तल। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं साथियों। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रमोद के मित्तल सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रमोद के मित्तल अजय पुरी का स्थान लेंगे और COAI का अगर फुल फॉर्म पूछे साथियों तो इसका हो जाएगा सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। अगर स्थापना की बात की जाए तो स्थापना 1995 मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश की टीम ने बनाया है? तो ये जो टीम है वो है इंग्लैंड साथियों। यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, इंग्लैंड। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं साथियों। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने एम्स टेलविन के VRA क्रिकेट ग्राउंड में नीदरलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे मैच में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के ही नाम था, जिन्होंने 19 जून 2018 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉटिंघम में 6 विकेट पर 481 रन का स्कोर बनाया था। पिछले टॉप 5 क्रिकेट से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें साथियों तो पहला पॉइंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सुपरनोवाज ने जीता है। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो क्रिकेट टूर्नामेंट टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। अगला पॉइंट है साथियों, पॉइंट नंबर 3, विजडन क्रिकेट अल्मनैक ने भारत के किन 2 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। पॉइंट 4 है साथियों, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज करेगा। अगला पॉइंट 5 है, तो ICC महिला ODI विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है साथियों। क्रिकेट से जुड़े प्रश्नों का जो रिवीजन था तो इस प्रकार था, हम लोगों ने रिवीजन किया इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह आयोजन होगा साथियों श्रीनगर में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। वस्तु एवं सेवा कर GST मतलब परिषद की 47वीं बैठक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी करेंगी। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे, क्योंकि GST परिषद में केंद्र एवं राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है साथियों, इस बैठक में मौजूदा GST दरों में संभावित बदलाव पर विचार किया जाएगा। GST से जुड़े टॉप 5 प्रश्नों का अगर रिवीजन करें साथियों तो भारत में वस्तु सेवा कर कब लागू कर दिया गया था? 1 जुलाई 2017 को ही लागू किया गया था। भारत में GST लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता जी थे। और GST लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों आप सभी के समक्ष, किस भारतीय संस्थान ने मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोसेप नामक रोबोट विकसित किया है? तो यह संस्था है साथियों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, यानी कि IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने यह जो है होमोसेप नामक रोबोट विकसित किया है, जो कि जो हमारे सेप्टिक टैंक हैं उनकी ये सफाई
करता है बड़े आसानी से बगैर किसी मानवीय टच के। तो आइए इस क्वेश्चन के और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं साथियों। तो इसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो वो निम्न है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोसेप्ट नामक रोबोट विकसित किया है। इस रोबोट को विकसित करने का जो मकसद है वो सेप्टिक टैंकों में मनुष्यों के सफाई करने के कारण हो रही मृत्यु को रोकना है। सेप्टिक टैंक में एक जहरीला वातावरण होता है जो अर्ध ठोस और अर्ध तरल मानव मल सामग्री से भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह देश है साथियों चीन है। अगर यहाँ पर आप विकल्प के रूप में देखें, विकल्प डी सही है और जो इसका सही आंसर है वो है चीन। आइए इस क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं साथियों उन पर नज़र दौड़ा लेते हैं। चीन जो है 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस 14वें सम्मेलन की अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी करेंगे। यह सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में वैश्विक विकास साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए और संयुक्त रूप से सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को लागू करने के विषय के तहत आयोजित किया जाएगा। अगर इसकी थीम की बात करें तो थीम है साथियों फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप उजर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ब्रिक्स क्या है आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का समूह है। ब्रिक्स में जो 5 देश हैं उन्हीं का जो कैपिटल लेटर है वो लिया गया है साथियों। यहाँ पर BRIC उसी से बना है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया। अगर स्थापना की बात करें तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो 2006 में हुई थी। मुख्यालय इसका शंघाई है जो कि चीन में है। और ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं और या इसका फुल फॉर्म पूछे तो ये हो जाएगा साथियों ब्राज़ील, B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया मतलब भारत और C से चीन और एस से क्या हो जाएगा साथियों दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से ब्रिक्स का ये शामिल होने वाले देश हैं या फिर कह लीजिए कि ये इसका फुल फॉर्म है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो जून 2009 में हुआ था। रूस के एकातेरिन वर्ग में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2000 भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है साथियों केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने जीता है। अगर विकल्प की बात करें साथियों तो यहाँ पे विकल्प आपका B सही हो जाएगा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं साथियों। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने फ्रांस में आयोजित पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। यह पुरस्कार और प्रस्थान द्वार पर अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में उपयोगकर्ताओं का अनुभव पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें साथियों तो क्वेश्चन नंबर 10 है किस देश ने अपना तीसरा सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित नौसैनिक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है साथियों चीन ने। यह चीन का फुजियान जो है वो अपने ही देश का बनाया गया मतलब कि स्वदेशी निर्मित नौसैनिक पोत है। कौन है? फुजियान है। किस देश का है? तो चीन का है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बारे में बात कर लेते हैं। तो चीन ने अपने तीसरा सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित नौसैनिक पोत फुजियान लॉन्च किया है। इस पोत का निर्माण चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी ने किया है। इसका वजन 80,000 टन से अधिक है और यह विद्युत चुंबकीय गुलेल और गिरफ्तार करने वाले उपकरणों से लैस है। चीन की बात करें साथियों तो चीन जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी या फिर युआन। चीन के जो राष्ट्रपति हैं
तो शी जिनपिंग जी हैं। चीन, अगले पॉइंट की बात करें साथियों, तो चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइन का नाम है वो नाम है साथियों मैकमोहन रेखा। और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है जो कि 6300 किलोमीटर है और ये एशिया के सबसे लंबी नदियों में से एक है, सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो चीन ही है। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो चीन है। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है, तो भैया चीन की ही सीमा जो है सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों के इम्पॉर्टेंट हैं साथियों। आइए आज के जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो निम्न है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 37 साल की उम्र में अर्धशतक लगाने वाले भारत के सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, तो दिनेश कार्तिक जी बने हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें साथियों, तो आर्टिस्टिक गौरव दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 18 जून को मनाया गया है, जिसकी थीम है इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें साथियों, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी रक्षा मुख्यालय यानी कि पेंटागन के डिफेंस एक्विजिशन सस्टेनमेंट के उप अवर सचिव के पद के लिए नामित किया है, राधा अयंगर पलम्ब को। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, हेड स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया था, तो 18 जून को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15, नोबेल गैस्ट्रोनॉमी दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 18 जून को मनाया गया है। इस तरीके से जो आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने आपके सामने रखा। आज का जो डेली स्टैटिक जीके है वो आपके सामने है साथियों। पहला क्वेश्चन है, भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस विधेयक के खिलाफ किया था, तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक के खिलाफ किया था साथियों। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं, तो एपी कल्चर कहते हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समतापमंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समतापमंडल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों, साथियों देखिए इंग्लिश वर्ड है उसका जो हिंदी है अग्रदीपों मतलब कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल होता है। खासी और गारो जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो मेघालय में स्थित हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है जो कि राजस्थान में। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन है, तो मोहम्मद इकबाल जी हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है, 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो ये भाषाएं निम्न 4 थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली थी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, BDMS। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें साथियों, तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात है जो कि कर्नाटक। आज का जो करंट अफेयर का जो वीडियो है, जो करंट अफेयर के जो मैटर है वो है आपकी स्क्रीन पर। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथियों। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो कोलंबिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो हैं गुस्तावो पेट्रो, विकल्प बी सही है। और ये हैं गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो अगर इमेज में देखें तो ये हैं गुस्तावो पेट्रो जी हैं। इसका आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बनी है, ये इनकी एक ही इम्पॉर्टेंट सी है। हाँ, मेन यहाँ कोलंबिया की बात आई है तो हमें कोलंबिया के बारे में एक बार पुनः फिर से रिवीजन कर लेना चाहिए कुछ उसके जो पॉइंट्स हैं। तो कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है। कोलंबिया क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी की बात करें कोलंबिया के तो वो है बोगोटा, और इसकी मुद्रा की बात करें तो वो है पेसो। पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन कर लेते हैं साथियों यहाँ पर। तो नंबर 1 है निकारागुआ के नए राष्ट्रपति जोस डैनियल ओर्टेगा बने हुए हैं। और दूसरा की नियुक्ति की बात करें साथियों तो सर्जियो मत्तारेल्ला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं, तो इटली की बने हैं। पॉइंट 3 की बात करें साथियों तो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, सियोमारा
कास्त्रो बनी हैं। पॉइंट 5 की बात करें साथियों तो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक जी बने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा साथियों लद्दाख में बनाया जाएगा। विकल्प यहाँ पर सी सही है, तो लद्दाख में बनाया जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो लद्दाख के जो हनले गांव में चंगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनेगा। यह डार्क स्काई रिजर्व विज्ञान के माध्यम से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देते हुए खगोल विज्ञान को बढ़ावा देगा। डार्क स्काई रिजर्व ऊर्जा खर्च किए बिना और दूसरे क्षेत्रों को प्रदूषित किए बिना जरूरत के हिसाब से प्रकाश की प्राकृतिक व्यवस्था होती है। यही है डार्क स्काई रिजर्व। अगर कहीं पूछे आपसे डार्क स्काई रिजर्व क्या है तो आप बताएंगे डार्क स्काई रिजर्व ऊर्जा खर्च किए बिना और दूसरे क्षेत्रों को प्रदूषित किए बिना हिसाब से प्रकाश की प्राकृतिक व्यवस्था होती है। मतलब कि न तो किसी को प्रदूषित करे और न ही किसी प्रकार की ऊर्जा खर्च हो, ऐसी व्यवस्था को, ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था को ही कहते हैं डार्क स्काई रिजर्व। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत स्थान पर रहा है साथियों यहाँ पर तीसरे स्थान पे। विकल्प आपका ए सही होगा, ये तीसरे स्थान पे रहा है। आइए इस क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट है, रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 15.4 मेगावाट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। दूसरा पॉइंट है साथियों यहाँ पर पॉइंट 2 है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2021 में 843 मेगावाट की हाइड्रो पावर क्षमता जोड़ी है, जिससे भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 45.3 मेगावाट हो गई है। वहीं नई सोलर पीवी क्षमता के लिए भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ साथियों। तो नेक्स्ट पॉइंट में है आपका, रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश जो हैं वो कौन कौन है? आइए इसकी जानकारी दिया गया है आप सभी को। तो यहाँ पर है रिपोर्ट में जो शीर्ष 3 देश हैं वो पहला है चीन है साथियों, और सेकंड पोजीशन पे है अमेरिका, और तीसरे पोजीशन पे यहाँ पे भारत। तो रिपोर्ट जारी करता कौन है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, और संस्करण की बात करें तो ये 17वां संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, विश्व शरणार्थी दिवस 2022 कब मनाया गया है? विश्व शरणार्थी दिवस जो मनाया गया वो साथियों मनाया गया है 20 जून को मनाया गया है। तो कोई विकल्प जो इस क्वेश्चन का विकल्प सही होगा वो ए सही होगा। विकल्प की छोड़िए, जो मेन पॉइंट है किस जून को मनाया गया है? तो 20 जून को मनाया गया है विश्व शरणार्थी दिवस। आइए इस क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए बनते हैं उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। यह दिवस शरणार्थियों के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए दुनिया भर में हर साल 20 जून को मनाया जाता है। शरणार्थी कौन है उनके बारे में जान लीजिए। शरणार्थी वे लोग होते हैं जिन्हें आतंक, संघर्ष, युद्ध, अभियोजन या किसी अन्य संकट के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ऐसे लोग को शरणार्थी कहते हैं। वर्ष 2022 की जो थीम है वो है व्हेरेवर, व्हाटएवर, व्हेनेवर, एवरीवन हैज द राइट टू सेफ्टी। पिछले टॉप 5 दिवस का यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। जब दिवस की बात आती है साथियों तो आगे की जो उसके पीछे के जो दिवस हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है, तो पीछे के जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो कड़ी जुड़ जाती है, इसीलिए जो है हम लाने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, धूम्रपान निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 9 मार्च को मनाया गया है साथियों। और इसके थीम की बात करें तो क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। और पॉइंट 2 की बात करें साथियों तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है 2022 का वो 8 मार्च को मनाया जाता है।
इसकी थीम है इस बार की जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और पॉइंट थर्ड है यहाँ पर विश्व मोटापा दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो 4 मार्च को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है, तो एवरीबडी नीड्स टू एक्ट है। और पॉइंट 4 की बात करें साथियों तो विश्व वन्य जीव दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और पॉइंट 5 की बात करें साथियों यहाँ पे, तो पॉइंट 5 है आपके सामने, इसको थोड़ा और आगे कर लें साथियों। तो पॉइंट 5 है आपके सामने विश्व श्रवण दिवस 2022 का मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, तो टू हियर फॉर लाइफ लिसन विद केयर। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है साथियों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है साथियों, भारत के किस संस्थान को शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को द्वारा राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित किया गया है साथियों यहाँ पर आपका केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET के द्वारा। और यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। तो इसी संस्था के द्वारा जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं साथियों। यहाँ पर आपका जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को कोविड-19 महामारी के दौरान PM-E विद्या नामक व्यापक पहल के अंतर्गत शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पॉइंट 2 की बात करें साथियों, पॉइंट 2 की बात करें, राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से इन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो, मतलब एजुकेशन लाइन में वो बहुत ही उम्दा काम किया हो, उन्हें जो है राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, उससे सम्मानित किया जाता है। आइए इनके जो आगे के पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं साथियों। अगर यहाँ सेट के बारे में फुल फॉर्म पूछे तो CIET सेट के बारे में फुल फॉर्म पूछे तो साथियों फुल फॉर्म होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये है CIET का फुल फॉर्म। तो ये पॉइंट नेक्स्ट की बात करें साथियों तो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब कि सेट अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की एक संवैधानिक इकाई होती है। इसकी स्थापना 1984 में किया गया था और इसके मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं साथियों, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा। जो 26 में होगा वर्ल्ड कप वो होगा कहाँ पे, तो वो होगा साथियों अमेरिका में होगा, मैक्सिको में होगा और कनाडा में होगा। उपयुक्त सभी जगहों पर होगा। ये फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप जो 2026 का होगा वो 3 देशों में मिला करके होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 अमेरिका के 11 शहरों, मैक्सिको के 3 शहरों और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा, जो इसकी मेन पॉइंट है। फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे, फीफा जो विश्व कप 2026 होगा वो कहाँ पे होगा, तो अमेरिका में होगा और कहाँ पे होगा, मैक्सिको में होगा और कहाँ पे होगा, कनाडा में होगा। तो अमेरिका में होगा साथियों, मैक्सिको में होगा और कनाडा में होगा। अमेरिका में कितने शहरों में होगा, तो 11 शहरों में होगा। मैक्सिको के कितने शहरों में होगा, तो 3 शहरों में होगा और कनाडा के कितने शहरों में होगा, तो 2 शहरों में होगा। तो ये चीज़ें हैं, इनको जानते रहिए, ये काम आएंगी, ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं साथियों। अगला पॉइंट है पहली बार फीफा विश्व कप 2026 में 48 टीमें भाग लेंगी और एक संस्करण की बात करें तो 23वां संस्करण होगा। 22वां फीफा विश्व कप 2022 कतर में हुआ था। और पिछले टॉप 5 खेलों के बारे में आइए जानते हैं साथियों। तो जो पिछले टॉप 5 खेल थे और जो उनका आयोजन स्थल था उसका रिवीजन कर लेते हैं साथियों। तो पहला है राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और दूसरे की बात करें, 2 नंबर की बात करें तो फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021
खेल का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कैमरून में हुआ है, और कैमरून कहाँ है, अफ्रीका में है। और तीसरे पॉइंट की बात करें साथियों, तो फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप भारत 2022 खेल का आयोजन किस स्थान पर हुआ है, तो भारत में हुआ है। चौथा पॉइंट, 12वें ICC महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है, तो न्यूजीलैंड में हुआ है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको और सामने करने की कोशिश करूंगा साथियों, जिससे कि आपको दिख सके। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, क्रिकेट एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा, तो श्रीलंका में होगा। एशिया कप 2022 कहाँ होगा, श्रीलंका में होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी किस देश ने किया है, तो मेजबानी किया है साथियों भारत ने। देखिए ये जो है हमारे मोदी साहब जी बैठे हैं ये, और ये कहाँ पे हो रहा है, भारत में ही हो रहा है। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में जान लेते हैं साथियों। तो भारत ने संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी की है। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान कर रहा है। आयोजन स्थल इसका नई दिल्ली है, नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है। SCO के अगर फुल फॉर्म पूछ लें साथियों, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और शंघाई सहयोग संगठन इसका हिंदी वर्ड मीनिंग होगा। स्थापना की बात करें तो 2001 शंघाई 5 ग्रुप फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996। मुख्यालय इसका बीजिंग है, जो कि चीन में है साथियों, इस तरीके से। और अगर अगला जो इसका पॉइंट है वो है सेक्रेटरी जनरल कौन है, व्लादिमीर नोरोवो हैं। महासचिव कौन हैं, झांगमिंग हैं। सदस्य देशों की बात करें साथियों, तो शंघाई सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। भारत के जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने कुआरताने गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है, तो कुआरताने ने 2022 में जो पदक जीता है साथियों, वो पदक है स्वर्ण पदक है। विकल्प आपका ए यहाँ पे सही होगा, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। भारत के जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा जी ने कुआरताने गेम्स 2022 में 86.69 मीटर दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन स्थल इसका फिनलैंड है। और पिछले टॉप 5 खेल पुरस्कार का अगर रिवीजन करें तो IWFF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो हर्षदा शरद गरुण जी बनी हैं। पॉइंट 2 की बात करें साथियों, तो भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। पॉइंट 3 की बात करें साथियों, पॉइंट 3 की, तो बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है, तो कौन से पदक जीता है। और ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। और पॉइंट 5 की बात करें साथियों यहाँ पर, तो जूनियर तीर अंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान कौन सा देश रहा है, तो भारत ही रहा है। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस के पेरिस में आयोजित स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है साथियों हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर ने जीता है, जो कि मैंने पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूँ। आइए इस क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट है उसके बारे में आइए बात कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2022 में कतर के अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जो है वो जीता है। विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार हवाई अड्डा उद्योग के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिन्हें सबसे बड़े वार्षिक वैश्विक हवाई अड्डा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में ग्राहकों द्वारा वोट दिया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ साथियों। तो दुनिया के जो शीर्ष 3 हवाई अड्डे हैं वो कौन से हैं, आइए इसको जान लेते हैं। पूछ सकता है कि पहले नंबर पे कौन सा हवाई अड्डा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है और तीसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे है
हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर और टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हानेरा है। और तीसरा जो है वो चांगी हवाई अड्डा जो कि सिंगापुर में है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एकीकृत जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं साथियों इजराइल के साथ, और विकल्प आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनके बारे में जानते हैं साथियों। यहाँ पे पहला पॉइंट है आपका, एकीकृत जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने इजराइल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत हरियाणा एकीकृत जल संसाधनों के प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में इजराइल की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इजराइल की बात करें साथियों तो यहाँ पर इजराइल के विषय में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल की जो करेंसी है इजरायली शेकेल है। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नफ्ताली बेनेट है। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग है। और इसराइल की जो संसद का क्या नाम है तो नेसेट है। इसराइल का संसद कभी कभी पूछ लेता है साथियों, तो नेसेट याद रखिएगा। इसराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है और इसराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो माउंट हेरमान है। और सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं तो इसराइल में ही रहते हैं। सर्वाधिक यहूदी कहाँ रहते हैं तो इसराइल में रहते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखे रहिएगा। आइए चलते हैं जो 22 जून 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आइए उनको भी यहाँ पे चलते हैं देखते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने साथियों, कौन सा देश इतिहास में पहली बार स्पेन के मैड्रिड में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में भाग लेगा? तो जापान लेगा। 12 की बात करें साथियों तो किस संस्थान ने दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट और अन्य आपातकालीन स्थितियों को उजागर करने के लिए ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट्स 2022 जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने जारी किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका यहाँ पर, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? तो भारत को दी गई है। 14 की बात कर लें साथियों तो राष्ट्रीय पठन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 19 जून को मनाया गया है। इसकी जो थीम थी वो है रीड एंड ग्रो। 15 क्वेश्चन की बात करें साथियों, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 19 जून को मनाया गया है। इसकी जो थीम थी वो है प्रिवेंशन एज ए प्रोटेक्शन, इनहेंसिंग स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायोलेंस है। आज का जो डेली स्टैटिक जीके का पार्ट है वो अब आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ पर मैंने आज क्वेश्चन नंबर 1 लिया है साथियों, वो है विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। आँख का दूसरा पॉइंट है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस करता है साथियों। पॉइंट 3 की बात करें साथियों यहाँ तो विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्चा बनाने की अनुमति दी थी? तो वेंकटपति राय ने दी थी। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों से है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, तारीखे सिंध किसके द्वारा लिखा गया था? तो मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्य सरकार को प्राप्त है। 7 क्वेश्चन की बात करते हैं तो दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में जो सागर है वो कौन सा है? तो मृत सागर है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, स्फैग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो स्फैग्नोमीटर से साथियों रक्तदाब नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके साथियों, वह 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो नाखून और कार्निया जो है वो ब्लड से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करता है। औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले 100 mld मतलब कि प्रतिदिन मिलियन लीटर क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है साथियों दहेज में, जो कि गुजरात में है साथियों। तो यहाँ पे आपका विकल्प जो है ए सही है और इसका सही जो आंसर है वो है दहेज गुजरात।
तो ये इसका सही विकल्प है। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं साथियों। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के दहेज में औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले 100 MLD क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो और टेक्सन की संयुक्त उद्यम कंपनी ने किया है। इस संयंत्र के जो माध्यम है वो है गुजरात से है। दहेज में उद्योग को 100 MLD उपचारित समुद्र जल पहुंचाया जाएगा। टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो लेह में किया गया है जो कि लद्दाख में है। और सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर SGKC और इनोवेशन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मानेसर में किया गया है जो कि हरियाणा में है। पॉइंट नंबर 3 की बात किया जाए तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो यह खोला जाएगा बेंगलुरु में कर्नाटक में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ART पार्क। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो हैदराबाद में हुआ है, तेलंगाना में है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FLO। और पांचवा यहाँ पे पॉइंट है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है, तो गुरुग्राम में खुला है जो कि हरियाणा में है। इसको पहले भी मैंने क्वेश्चन शामिल किया है करंट अफेयर में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए निपुण नामक अभिनव परियोजना किसने शुरू की है, तो यह परियोजना शुरू किया है हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि केंद्रीय आवास और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प डी हो जाएगा और हरदीप सिंह पुरी इसका सही आंसर होगा। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पहला है निपुण, और तो निपुण का फुल फॉर्म क्या होगा, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्मन वर्कर्स। और दूसरे पॉइंट की बात करें साथियों यहाँ पर, तो केंद्रीय आवास और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए निपुण नामक अभिनव परियोजना शुरू की है। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अप स्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना है, जिससे उन्हें विदेशों में काम के अवसर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, फार्मूला 1 रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो यह खिताब जीता है साथियों मैक्स वर्स्टैपेन ने, जो कि रेडबुल के हैं, नीदरलैंड के हैं। आइए इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं साथियों। तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेडबुल नीदरलैंड से हैं ने फार्मूला 1 रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। यह 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 9वां दौर था। आयोजन स्थल अगर पूछे तो कनाडा है। और पिछले टॉप 5 ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के नाम अगर देखें तो पहला है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 जो कि मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल नीदरलैंड से हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्लर जो कि फेरारी मोनाको से हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 सार्जियो पेरेज जो कि रेडबुल मैक्सिको से हैं। और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल नीदरलैंड से हैं। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेक्लर फेरारी मोनाको से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों यहाँ पर, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो साथियों इसको आपको बता दें, यह जो मनाया गया है वो 21 जून को मनाया जाता है। तो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया वो कौन सा संस्करण था, 8वां संस्करण था। तो 8वां संस्करण का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया साथियों वो 21 जून को मनाया गया है। यहाँ पे आपका डी विकल्प सही होगा। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में आइए देख लेते हैं। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, न कि इंडिया में ओनली। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में योगा अभ्यास के प्रति जागरूक करना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस साल 2015 में मनाया गया था। पहली बार जब मनाया गया पहला संस्करण था वो 2015 का।
जिसका नेतृत्व भारत ने किया था और भारत ने ही नेतृत्व इसका किया था। वर्ष 2022 की जो थीम है वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, अर्थात मानवता के लिए योग। आइए पिछले टॉप 5 दिवस का अगर रिवीजन यहाँ पे कर लें, दिवस की बात आई है तो रिवीजन यहाँ पे करना ठीक रहेगा। रिवीजन कर लेते हैं दिवसों का। तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड दिवस है वो है नंबर 1 विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो 15 जून को मनाया गया। इसकी थीम थी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। और सेकंड है विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया, तो 14 जून को मनाया गया। इसकी थीम थी डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2022 जो कि 13 जून को मनाया गया और इसकी थीम है यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड। 4 है वो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022, तो ये बनाया गया है 12 जून को। इसकी थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। और पॉइंट 5 है विश्व प्रत्यायन दिवस 2022 9 जून को मनाया गया। इसकी थीम थी एक्रीडेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरनमेंट। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग JCCC के 7वें दौर की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो यह बैठक आयोजित हुई है साथियों नई दिल्ली में। और नई दिल्ली कहाँ पर है, तो भारत में ही है। और इसका विकल्प अगर देखें तो आपका विकल्प ए सही है। ये बैठक इस तरीके से यहाँ पे हुई है नई दिल्ली में। आइए इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखते हैं साथियों। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इस बैठक में भारत और बांग्लादेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप और फिनटेक के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने के लिए अपनी रणनीति साझेदारी का विस्तार करने का निर्णय लिया है। और भारत की तरफ से अध्यक्षता एच जयशंकर जी ने किया है जो कि हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जो कि अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है साथियों। यहाँ पर जिनको सम्मानित किया गया है वो है साथियों उपयुक्त सभी, मतलब कि मार्क्स विनिसियस रोजो रॉड्रिग्स को किया है जो कि ब्राजील के हैं, और भिक्खु संघ सेना को किया गया है जो कि लेह लद्दाख के हैं, और द डिवाइड एंड लाइफ सोसाइटी को किया गया है जो उत्तराखंड की है, और ब्रिटिश व्हील ऑफ योग संगठन को किया गया है जो कि यूनाइटेड किंगडम का है। इस तरीके से इन चारों को किया गया है। इसीलिए यहाँ पे अतिरिक्त आपको दिया गया है विकल्प ई उपयुक्त सभी। तो इस तरीके से इन चारों को आपको याद करना है, विकल्प सभी नहीं, इन चारों चीज़ों को याद करके रखना है। ये क्वेश्चन है 6। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं साथियों। योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 से 2 व्यक्तियों और 2 संगठनों को सम्मानित किया गया है। तो 4 लोगों की बात की थी मैंने जिसमें से 2 व्यक्ति का नाम था और 2 संगठन थे। ये पूछ सकता है आपका क्वेश्चन एग्जाम में। तो 2 व्यक्ति हैं और 2 संगठन है। पूछ सकता है कि कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, तो 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कितने संगठनों को सम्मानित किया गया है, तो 2 संगठनों को सम्मानित किया गया है। योग के विकास और संवर्धन के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार क्या चीज़ दिया गया है, तो प्रधानमंत्री योग पुरस्कार दिया गया है 2022 का। इस तरीके से ये पॉइंट क्लियर करते हैं साथियों। अगला पॉइंट है आपके सामने, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार से उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने योग के प्रचार और विकास के माध्यम से निरंतर समय अवधि के लिए समाज और महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। समाज पर जो है वो महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं इस योग को लेकर के। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने क्लियर करने की कोशिश किया। आशा है कि आप सभी का क्लियर हो गया होगा। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का अगर रिवीजन यहाँ पे करें तो वो रिवीजन है साथियों, नंबर 1 वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, तो सोशिल नद जेबेट को दिया गया है। सोशिल नद जेबेट को दिया गया है जो कि कैमरून के हैं। सेकंड नंबर की बात की जाए साथियों तो प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार किसे दिया गया है 2022 वाला, तो इसको दिया गया है चारुदत्त मिश्रा को। इसका क्वेश्चन भी मैंने रखा है पिछले के करंट अफेयरों में, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ऊपर जो है जो
आई लिंक आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो नीलमणि फुक्कन को दिया गया है। और कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो किशोर कुमार दास को दिया गया है। इस तरीके से 4 पॉइंट मैंने क्लियर किया और एक पॉइंट और अभी बचता है, 5वां पॉइंट। तो पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो देवदत्त चक्रवर्ती को दिया गया है। इस तरीके से सारे पॉइंट मैंने क्लियर करने की कोशिश किया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो वो अध्यक्षता किया है साथियों यहाँ पर अमित शाह जी ने किया है, जो कि हमारे गृह मंत्री जी हैं। तो अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की है। आइए साथियों चलते हैं, इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में साइबर अपराधों की रोकथाम और जन जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया है। आयोजन स्थल अगर पूछे तो नई दिल्ली है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट अनटोल्ड स्टोरी अर्थात भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को लिखा किसने है? मेन पॉइंट ये है, इस क्वेश्चन के जो लेखक हैं वो कौन है? किस पुस्तक के? भारतीय संविधान अनकही कहानी, इस पुस्तक के। अगर इंग्लिश में बात करें तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट अनटोल्ड स्टोरी है। इसको लिखा है साथियों राम बहादुर राय जी ने। आइए इस क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। तो पिछले टाइप पुस्तकों का यहाँ रिवीजन करने की बारी आती है, क्योंकि पुस्तक की बात है। तो आइए जो 5 मेन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं साथियों। पहला बुक है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। किसने लिखा है? तो विनीत कार्निक ने लिखा है। हाउ चाइना सीज इंडिया एट द वर्ल्ड, किसने लिखा है? तो श्याम शरण ने लिखा है। पॉइंट 3 की बात करें साथियों तो लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंट इंडियाज पॉलिटिक्स, किसने लिखा है? तो रशीद किदवई ने लिखा है। और चौथे नंबर की बात करें लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, तो इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। अ प्लेस कॉल्ड होम, इसको लिखा है साथियों प्रीति जेनाय ने। तो मैं एक बार इन सारी बुक्स को एक बार पुनः आपको दिखा देता हूं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से 5 बुक्स हैं और इनके राइटर हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 की, आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एरोस्पेस रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी धातु 3D प्रिंटर को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है साथियों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने, मतलब कि IIT मद्रास ने, जो कि जोधपुर में है। इन्होंने ही इसको विकसित किया है। विकल्प की बात करें तो यहाँ पर ए सही होगा। तो विकल्प से आपको नहीं मतलब है, आपको ध्यान देना है आंसर क्या है, ये ध्यान देना है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास जोधपुर है। आइए इस क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो मैंने लाने की कोशिश किया है, वो है आपके सामने स्क्रीन पर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एरोस्पेस रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी रूप से एक धातु 3D प्रिंटर विकसित किया है। यह प्रिंटर डायरेक्ट डिपोजिशन तकनीक पर आधारित है। और पॉइंट 2 मैंने लाने की यहाँ कोशिश किया है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मेटल 3D प्रिंटर की लागत को कम करने और व्यापक श्रेणी की उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करना है। पिछले टॉप 5 IIT से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें साथियों तो आपको मैं दिखाता हूं, इस तरीके से हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन चरण 2 के तहत सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मतलब कि IIT गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें साथियों, पॉइंट नंबर 2, तो किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, मतलब कि IIT मद्रास ने किया है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स को किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, मतलब कि IIT कानपुर ने किया है। पॉइंट 4 है यहाँ पर, दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायुशोधक 995 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो नैनो क्लीन
ग्लोबल आईआईटी दिल्ली ने किया है। पॉइंट 5 की बात कर लें यहाँ पर साथियों, तो किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? यह सफल परीक्षण किया है आईआईटी मद्रास ने, अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इस गैलरी का उद्घाटन साथियों मुंबई में किया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र। यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। तो ये मंत्री जी हैं और उसी गलियारे मतलब कि क्रांतिकारियों के गलियारे का निरीक्षण कर रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रहा। आइए इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के मुंबई के राजभवन में स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में अंडरग्राउंड क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन किया है। यह गैलरी प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट मतलब कि युद्ध फर्स्ट के ब्रिटिश काल के 13 बंकरों के भूमिगत नेटवर्क में सामने आई है, जिसे अगस्त 2016 में तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव के कार्यकाल के दौरान राजभवन परिसर में खोजा गया था। इस गैलरी में स्वतंत्रता सेनानियों, नायकों की मूर्तियां, दुर्लभ तस्वीरें, आदिवासी क्रांतिकारियों के विवरण दर्शाए गए हैं। आज 23 जून 2022 के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने है। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने चुंबकीय क्षेत्रों की तस्वीर लेने के लिए, अभी कल ही इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया था, जो बच्चे देखे होंगे, जो भाई बहन हमारे देखे होंगे उनको पता है ये क्वेश्चन, तस्वीर लेने के लिए क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई ने किया है, मतलब कि आईआईटी मुंबई ने किया है, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर ने मिलकर किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, विद्युत उपकरण कंपनी ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो प्रीति बजाज जी बनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, जो कि किस देश में स्थित खुशगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो मंगोलिया ने ऐसा काम किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 21 जून को मनाया गया है। और 21 जून को और क्या मनाया गया है साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। विश्वास है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो मैं बताता हूँ। 21 जून को मनाया गया है विश्व योगा दिवस। क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपके सामने है, भारतीय तटरक्षक बल की पूर्वी क्षेत्र शाखा में नए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर 840 स्क्वाड्रन ALHM के 3rd को शामिल किया गया है। इस विमान का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब कि HAL बेंगलुरु ने किया है। इस तरीके से आज के जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन बनते हैं साथियों वो मैंने लाने की कोशिश किया, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो 10 क्वेश्चन थे, बाकी इनकी भी संभावना थोड़ी बहुत बनती है, इसीलिए मैं 5 अलग थोड़ी बहुत जो संभावनाएं रहती हैं उन क्वेश्चनों को रखता हूँ। तो विश्वास है कि ये करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा। आइए चलते हैं आज के जो स्टैटिक जीके है उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। आज का जो डेली क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन साथियों नादिर शाह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। अकबर द्वितीय ने उनको सर्वप्रथम कहा था राजा, तो राजा की उपाधि उनको अकबर द्वितीय से मिला था। किसे मिला था? राजा मोहन राय को मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किस कारण होता है? तो जो खैरा रोग होता है वो जस्ता की कमी के कारण होता है, मतलब कि जिंक की कमी के कारण होता है, जडन जस्ता। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान जो धर्म से संबंधित है वो धर्म है बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, प्रारूप समिति ने भारत संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो अंग्रेजी में लिखा था। प्रारूप समिति ने जो हमारा संविधान है उसको किस भाषा में लिखा था? तो अंग्रेजी में लिखा था। साथियों इसको अच्छे से याद कर लो, ये क्वेश्चन आए दिन पूछता रहता है। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 6, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? जिस भाई को पता है तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दे, हालांकि इसका आंसर इसी के सामने भी है। तो जो कार में रेडिएटर होता है वो इंजन को ठंडा रखने में करता है। आप इसको कमेंट में एक बार लिख देंगे ना, ये क्वेश्चन आपके लिए अमर हो जाएगा। तो कमेंट में लिखने की आदत डाल लीजिए, आंसर को ज़रूर लिखने की कोशिश किया करिए कि आप आंसर लिख दें। आंसर लिखेंगे तो आपका जो है वो मजबूत हो जाता है वो आंसर उस क्वेश्चन का।
तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो वो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। और एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है साथियों, जिसको पता है वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, और जिसे नहीं पता है तो मैं अगला जो स्टैटिक जी के पॉइंट होगा मैं उसमें इस क्वेश्चन का जवाब ऐड करूंगा। तो क्वेश्चन आप सुन लीजिए। क्वेश्चन है मेरा कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीफ ने किया था, जो कि रूसी रसायन शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो जो शकुंतला नाटक है साथियों वो महाकवि कालिदास जी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये हिंदी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 19(1) का के तहत इसको जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो है लिसा स्टालेकर। तो लिसा स्टालेकर जी बनी है, और विकल्प यहाँ पर ए सही है। स्टालेकर कौन है तो ये आप इमेज में देख सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको करते हैं सॉल्व। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों इस क्वेश्चन का, भारतीय मूल की महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टालेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं, और इन्होंने विक्रम सोलंकी का स्थान लिया है। FICA का जो फुल फॉर्म अगर पूछता है तो वो हो जाएगा साथियों, जो कि है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट्स एसोसिएशन। तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। स्थापना की बात करें तो 1998। आइए चलते हैं साथियों पिछली टॉप 5 चर्चित महिलाओं की नियुक्ति के बारे में। तो भारतीय प्रेस परिषद PCI की पहली अध्यक्ष कौन बनी? तो रंजना प्रकाश देसाई जी बनी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो शांति श्री धुल्लीपुड़ी जी बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब कि IOC एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो एम्मा टेरहो बनी है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? केतन ब्राउन जैक्सन बनी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवी पुरी बुच बनी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें साथियों, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पे रहा है साथियों। भारत कहाँ पे रहा है? चौथे स्थान। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको सॉल्व कर लेते हैं साथियों। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा सोने का रिसाइकलर बनकर उभरा है। भारत ने वर्ष 2021 में 75 टन सोना रिसाइकिल किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में भारत की जो रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग की क्षमता केवल 300 टन की थी, वहीं यह 2021 में 5 गुना बढ़कर 1500 टन पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देशों की अगर बात करें साथियों, तो चीन है पहले स्थान पे, और इटली है जो है दूसरे स्थान पे, और अमेरिका है तीसरे स्थान पे। चीन की क्षमता की बात करें तो 168 टन है, और इटली की बात करें तो साथियों 80 टन है, और अमेरिका की बात करें तो 78 टन है। रिपोर्ट जारी करता होता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, जो कि लंदन और इंग्लैंड में है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं साथियों। तो रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी है? तो यह ट्रेन है साथियों भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें साथियों यहाँ पर, तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक ट्रेन बन गई है। यह ट्रेन दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू की गई है। रामायण सर्किट पर चलने वाली ट्रेन की पहली यात्रा अन्य लोकप्रिय स्थानों के अलावा पहली बार जनकपुर मतलब कि नेपाल में है के धार्मिक स्थल को भी कवर करेगी, तथा भारत और नेपाल के बीच लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा करेगी। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें साथियों, तो भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो पुड़िया में किया गया है, जो कि बिहार में है। पॉइंट
2 की बात करें साथियों तो हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो जामताड़ा बना है, जो कि झारखंड में है। तीसरे पॉइंट की बात करें, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो पल्ली बनी है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चौथे पॉइंट की बात करें साथियों, यहाँ पर जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दिया है। और पॉइंट 5 की बात करें साथियों तो यहाँ स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? तो इंडिगो एयरलाइन बन गई है साथियों। यहीं पर बात कर लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व वर्षावन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व वर्षावन दिवस जो मनाया गया है साथियों वो मनाया गया है 22 जून को। विकल्प सी आपका सही है। आइए इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको सॉल्व कर लेते हैं साथियों। हर साल 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में वर्षा वनों को सम्मानित करना है और वनों की कटाई के जोखिमों के बारे में जागरूक करना है। विश्व वर्षावन दिवस पहली बार 2017 में रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप नामक एक गैर लाभकारी संस्था द्वारा मनाया गया था। वर्ष 2022 की अगर थीम की बात करें साथियों तो द टाइम इज नाउ। पिछले टॉप 5 दिवस का अगर रिवीजन करें तो विश्व कैंसर दिवस 2022 4 फरवरी को मनाया गया, जिसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। और पॉइंट 2 की बात करें साथियों तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 मनाया गया 2 फरवरी को, जिसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर। तीसरा है विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2022 का मनाया गया 30 जनवरी को मनाया गया, जिसकी थीम थी अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड द नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज। और चौथा है विश्व कुष्ठ दिवस 2022 का मनाया गया तो 30 जनवरी को मनाया गया, जिसकी थीम है यूनाइटेड फॉर डाइजेनिटी। और पॉइंट 5 है डेटा गोपनीयता दिवस 2022 28 जनवरी को मनाया गया और इसकी थीम है प्राइवेसी मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? यह जीता है भारत ने। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं साथियों। तो भारत की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। भारत 8 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहा है। प्रतियोगिता शीर्ष 3 देश की अगर बात करें तो भारत जो है 35 अंक पर पहले स्थान पे, जापान दूसरे स्थान पे 143 अंक के साथ और मंगोलिया जो है तीसरे स्थान पे 138 अंक के साथ। आयोजन स्थल की बात करें तो बिश्केक है जो कि किर्गिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें साथियों तो द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्रेंटिस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यह पुरस्कार जीता है साथियों रूथ ओजैकी ने, जो कि विकल्प ए में है, सही है और यही है ये रूथ ओजैकी। तो आइए इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं साथियों। प्रसिद्ध लेखिका और फिल्म निर्माता रूथ ओजैकी ने द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्रेंटिस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जीता है। फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार समकालीन साहित्य में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष महिला लेखकों की साहित्यिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का अगर रिवीजन करें साथियों यहाँ पर तो नंबर 1 है किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो गीतांजलि श्री ने जीता है। और दूसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें GD बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नारायण प्रधान जी को किया गया है। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिजवाना हसन को किया गया है। और चौथा है उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो चंद्रभान ख्याल को किया गया है। और पांचवा है युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नीना गुप्ता जी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें साथियों तो संयुक्त राष्ट्र मतलब कि UN में भारत की अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया है रुचिरा कंबोज को किया गया है। विकल्प आपका ए सही है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें साथियों। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करना चाहते हैं तो रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज TS तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी और UN का फुल फॉर्म पूछा तो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र है जिसका हिंदी
और स्थापना है 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए में है। सदस्य देश है 193। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं वो बने हैं सुनील छेत्री जी, जो कि भारत के हैं। मतलब कि विकल्प आपका बी सही है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सुनील छेत्री ने एशिया कप 2023 क्वालीफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करके रियल मैड्रिड और हंगेरियन फुटबॉल खिलाड़ी फेरेंक पुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। शीर्ष 3 अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर के नाम निम्न हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि 117, और दूसरे नंबर पे हैं अली डेई जो कि 109, और तीसरे नंबर पे हैं मुख्तार दहारी जो कि 89 है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9, भारत की महिला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा कौन बनी है? तो पहली छात्रा बनी है सनन ढाका जी बनी है, जो कि विकल्प सी में है। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें साथियों। तो पहला है हरियाणा की सनन ढाका। तो सनन ढाका कहाँ की? हरियाणा की है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा बन चुकी हैं। सनन ढाका ने लड़कों की परीक्षा में 10वां और लड़कियों की परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। एनडीए का अगर फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, और स्थापना इसकी 7 दिसंबर को हुई थी 1954 में। मुख्यालय की बात करें साथियों तो इसका मुख्यालय पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र में है। आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्मः। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पर। तो उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, मतलब कि गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आर्यन भास्कर। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन आपके सामने रहे। आइए जो संभावित क्वेश्चन है आज के उनकी भी चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला भारत का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो असम बना है, पहला बिहार। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भूकंप विज्ञान वेधशाला का कहां पर उद्घाटन किया है? तो उधमपुर में किया है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। 13 है विश्व जल सर्वेक्षण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया। थीम है हाइड्रोग्राफी कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ओशियन डिकेड। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय के नए परिसर का कहां पर उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में किया है, जो कि कर्नाटक में है। और क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें साथियों तो विश्व संगीत दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 21 जून को मनाया गया है, और इसकी थीम है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। साथियों आज का जो डेली स्टैटिक जीके का पार्ट है वो आपके सामने है अब, जो कि दमदार पार्ट होता है इस वीडियो का। आइए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम के कारण संभव है। कृष्णा छिद्र मतलब कि ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर जी ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन का है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल जलमार्ग जो है वो अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। 7वां क्वेश्चन है साथियों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो शुक्र चकिया से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे हैं जो कि शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। ध्वनि को कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। इस करंट अफेयर के पहले वाले वीडियोस में अगर किसी ने देखा हो तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपसे पुटअप किया था कि भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो उसका जवाब होगा साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय
मतदाता दिवस जो है वो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका ये सही आंसर हो गया। भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री जी, और ये आपका विकल्प डी आपका सही होगा साथियों। यहाँ पे इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। आइए इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है साथियों, आइए उसको कर लेते हैं सॉल्व। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके सामने। निर्यात का जो फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो NIRYAT का जो फुल फॉर्म पूछेगा तो साथियों इसका हो जाएगा नेशनल इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। और दूसरा पॉइंट है आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी लोग आयात निर्यात को लेकर कोई भी जानकारी एक जगह पर पा सकेंगे। आइए आगे के पॉइंट की बात करते हैं साथियों। तो पिछले टॉप 5 पोर्टल के अगर रिवीजन करें साथियों, जो कि 5 जो पोर्टल हमारे लॉन्च हुए हैं, तो वो हैं आपके सामने। नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो वो अश्वनी बैसड़ जी ने लॉन्च किया है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, छात्रवृत्ति सहित अन्य माध्यमों से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्रों के लिए इंडिया एलुमनाई पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो मीनाक्षी लेखी जी ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है साथियों आपके सामने, पॉइंट नंबर 3, सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए ईडार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और चौथा पॉइंट है साथियों यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। आइए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो देश है वो करेगा जर्मनी करेगा साथियों। यहाँ विकल्प आपका डी सही है, जर्मनी करेगा। आइए साथियों इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों यहाँ पर, नंबर 1, जर्मनी 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने में मदद के लिए विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों को एकजुट करना और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है। पॉइंट 2 की बात करें साथियों यहाँ पर, तो भारत की तरफ से अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। G7 का आपसे कहीं फुल फॉर्म पूछता है तो साथियों उसका फुल फॉर्म है G फॉर ग्रुप ऑफ 7, मतलब कि G7 का मतलब ग्रुप ऑफ 7। और G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। पॉइंट नेक्स्ट की बात करें तो G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और जो कि इंग्लैंड है ब्रिटेन में, जापान, अमेरिका और कनाडा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसी तरीके से ये बनता है G7। G7 में कौन कौन से देश हैं? सभी देशों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख डालो, आपको याद हो जाएगा फट से। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और है जापान, अमेरिका और कनाडा। तो पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था 1975 में। क्या भारत G7 का सदस्य है? नहीं, G7 का सदस्य भारत नहीं है। देखिए यहाँ पर कहीं भारत का क्या नाम आया? नहीं आया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं साथियों। पॉइंट नेक्स्ट है 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होना था, जो स्थगित हो गया है? तो अमेरिका में होना था और स्थगित हो गया है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा साथियों। आइए इस क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है साथियों, दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे कोरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रक्षेपण दक्षिणी द्वीप पर स्थित
दक्षिण कोरिया के अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से किया गया है। इस प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 23 जून को मनाया गया है। आपका विकल्प यहाँ पर ए सही है। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी बात कर लेते हैं साथियों। नंबर 1, प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने और इस आयोजन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 की अगर थीम की बात करें, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, मतलब कि एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए। आइए ओलंपिक से जुड़े जो टॉप 5 क्वेश्चंस बनते हैं, आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं साथियों। ये पॉइंट है आपके सामने। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 में हुई थी। दूसरा है, पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। एथेंस कहाँ है? तो ग्रीस में है। ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? बैरन पियरे डी कोबर्टिन को जाता है। और चौथा है, ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं? तो यहाँ पर 5 रिंग होते हैं। और 5 रिंग कौन कौन से हैं? तो नीला है, पीला है, काले हैं, हरे हैं और लाल हैं। इस तरीके से 5 रिंग का इसमें जो है ध्वज में चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। तो साथियों इस तरीके से ये पॉइंट्स हैं आपके सामने। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 5 आपका, ओलंपिक खेलों को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी करती है। मुख्यालय है इसका लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों आपके सामने, कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत यहाँ पे रहा है साथियों 68वें स्थान पे। आपका विकल्प बी सही है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइए उनको जान लेते हैं। पहला है, कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत 68वें स्थान पर रहा है, जबकि एशिया में भारत 19वें स्थान पर है। दूसरा है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो प्रौद्योगिकी प्रवीणता है का 6 स्थान तक मजबूत कर लिया है। तीसरा पॉइंट है, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 100 से अधिक देशों में 100 मिलियन शिक्षार्थियों के डेटा को आकर्षित करता है और जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान एक नया कौशल विकसित करने के लिए कौरसेरा का उपयोग किया है। इस तरीके से एक पॉइंट आपके सामने रहे। और रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश की बात करें तो नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर है डेनमार्क और नंबर 3 पर है बेल्जियम। इनकी जो शीर्ष का जो कैटेगरी है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको ध्यान में रखिएगा साथियों, याद कर लीजिए। अगर रिपोर्ट जारीकर्ता की बात करें तो क्यूरसेरा है और इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में है, जो कि अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों आपके सामने, सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो हवाई अड्डा साथियों बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली बन गया है। कोई आपका यहाँ पे विकल्प की बात करें तो विकल्प आपका सी सही है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। आइए जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट है, नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। दूसरा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का यह वह कदम वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने के हवाई अड्डे के लक्ष्य का हिस्सा है। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें साथियों तो यहाँ पर है, भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाला कंपनी कौन बनी है? तो डाबर इंडिया लिमिटेड बनी है, डाबर इंडिया लिमिटेड। दूसरा पॉइंट है, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। और तीसरा है, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि केरल ने बनाया है। पॉइंट 4 है, भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला है? तो मुंबई महाराष्ट्र में खुला है। पॉइंट 5 है साथियों आपके सामने, अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहां किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें साथियों तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किस बैंक ने
1000 करोड़ रुपए की वारानी कृषि परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दिया है साथियों विश्व बैंक वाशिंगटन ने दिया है अमेरिका। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की वारानी कृषि परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना वाटरशेड विभाग द्वारा उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट के तहत लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और अध्यक्ष वर्तमान में है डेविड मालपास। एमडी एंड सीएफओ हैं इसके अंशुला कांत। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के पॉइंट रहे। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये शुभारंभ किया है साथियों नई दिल्ली में। आपका विकल्प यहाँ पर बी सही है, नई दिल्ली। आइए इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको क्लियर कर लेते हैं साथियों। पहला है केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का शुभारंभ किया है। इस उत्सव का उद्देश्य उपस्थित लोगों के बीच दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों के उत्पादन और वादन दोनों को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पिछले टॉप 5 उत्सव की अगर बात करें साथियों, पहला पॉइंट है नववर्ष उत्सव रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। दूसरा है उत्तर पूर्वी उत्सव ईशान मंथन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और तीसरा है ट्यूलिप उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो श्रीनगर में हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर में है। चौथा पॉइंट है यहाँ पर कालियट्टम यानी कि थेयम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। और पांचवा पॉइंट है यहाँ पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? संस्कृति मंत्रालय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? यह आयोजन हुआ है साथियों वाशिंगटन में। और वाशिंगटन कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बनते हैं वो हैं तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में तिब्बत में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा धार्मिक दमन पर चिंता व्यक्त की गई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य तिब्बती धर्म संस्कृति पहचान और पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली किस देश में खोजी गई है? तो कंबोडिया में खोजी गई है। वह मछली का जो इमेज है आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कितनी बड़ी सी है ये मछली। देखिए इतनी बड़ी मछली है। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की जो मछली है ये सबसे बड़ी मछली है। और ये कहाँ पे खोजा गया है? तो कंबोडिया में खोजा गया है। विकल्प आपका ए सही है, ये स्टिंग रे है। आइए इस क्वेश्चन के जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन पर भी ध्यान देते हैं साथियों। पहला है दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी, कैसा पानी? साफ पानी की स्टिंगरे मछली कंबोडिया में खोजी गई है। यह मछली कंबोडिया के मेकांग नदी के मटमैले पानी में निकाली गई। किस नदी में? मेकांग नदी में। कहाँ पे है यह नदी? कंबोडिया में है। इस मछली की लंबाई की बात करें तो 13 फीट लंबाई है और इसका वजन है 300 किलोग्राम, मतलब कि 3 क्विंटल है इसका वजन। यह मछली 2005 में थाईलैंड में पकड़ी गई विशाल कैटफिश में से 6.8 किलोग्राम ज्यादा भारी है। इसलिए ये अब वर्तमान में सबसे भारी मछली हो गई है, सबसे बड़ी मछली हो गई है। तो जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यहाँ आज का अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के तहत जो हम 5 लाते हैं तो वो है आपके सामने नंबर 11। केंद्र सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो 1 जुलाई 2022 से। अब 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह से जो प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन है, उसको बैन कर दिया जाए जो कि सिंगल यूज वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। तुर्की, रूस, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के बीच अनाज गलियारे के मुद्दे पर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इस्तांबुल में हुई है। इस्तांबुल कहाँ है? तुर्की में है साथियों। 13 है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने सी इज अ चेंज मेकर परियोजना के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? तो धर्मशाला में किया है जो कि हिमाचल प्रदेश में है।
आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन को किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने विकसित किया है? तो इंडियन ऑयल नई दिल्ली ने विकसित किया है। और 15 है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 23 जून को मनाया गया, जिसकी थीम है बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, इनहेंसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यह है इसका थीम है। आज का जो आपका स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, आइए चलते हैं उसकी तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट भाग होता है हर करंट अफेयर के वीडियोस में। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के पास। आज का डेली स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया है? तो विनोबा भावे ने किया है। और दूसरा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। थर्ड है यहाँ पर, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। और चौथा नंबर का क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? तो दिसंबर 1984 में गठित हुआ था। पांचवा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, जो कि समाजवादी एवं अखंडता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक थे? तो दीनबंधु मित्र थे। और क्वेश्चन नंबर 8 है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है तो क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो प्रत्यास्था नियतांक कहलाता है। इलास्टिक कोएफिशिएंट। अगर 10 क्वेश्चन की बात करें साथियों, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में गिराया गया था। इस तरीके से साथियों आज का जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था वो, और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन 15 थे वो आपके सामने मैंने रखा। विश्वास है कि सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनेंगे आने वाले समय में, इसलिए आप तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। कोई चैनल को यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें सब्सक्राइब, और लाइक बटन को दबा दें, और अपने साथियों में भी शेयर कर दो, जिससे कि इस वीडियो की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाए। थैंक यू, बाय बाय।